चल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, या फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शो दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी क्वेश्चन है ना, उसी का मतलब होता है ये हमें ये डिराइव करने के लिए बोला है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी मतलब पहले दो के जैसा ही है। हाउ डिड केपलर्स थ्री लॉज, yes, how did Kepler's three laws helped Newton to arrive at inverse square law of gravity? yes, again आया यहाँ पे inverse square law of gravity। ये देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा विच इज मूविंग इन अ सर्कल। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं, कंसिडर an object moving in a circle with constant speed। yes, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह का मोशन परफॉर्म करता है तो वो टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यस, ये जो फोर्स होता है वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है। सो अब इस फोर्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है mv² अपॉन आर। यस, व्हाट इज दिस v? जस्ट चेक, यहां पे मैंने m और r को वैसे ही रखा, सिर्फ इस v की जगह पे मैं कुछ तो पुट करने वाला हूं। जरा देखते हैं क्या पुट कर सकते हैं। व्हाट इज v? v को हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं या तो स्पीड बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे मैंने वेलोसिटी नहीं मतलब लिया है इस v का मतलब लिया है स्पीड। तो इसका फॉर्मूला लिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए? इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ सरकमफरेंस, यस, जो कि है 2πr, राइट? एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यस, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस कवर हुआ 2πr। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन? यार, ये एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, एंड आई विल टेक इट एज कैपिटल T। सो यहां पे ये v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी आया, ये मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करता हूं, 2πr अपॉन टी। यस, और ये जो स्क्वायर है वो जैसे का वैसा। आगे बढ़ता हूं, f इज इक्वल टू m 2πr, इसका क्या स्क्वायर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टी का भी तो स्क्वायर होगा, तो ये टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये जो नीचे आर है उसको मैंने ऐसे ही रख दिया। यहां पे बीच में कोई साइन नहीं है तो सबके बीच में मैं इनटू का साइन दे दूंगा। अब आगे बढ़ता हूं, ये आर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक ही आर बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप, ये कुछ आखिरी का स्टेप्स बाकी है। सो नाउ यहां पे f इज इक्वल टू, इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं। 4 को पहले लिखा मैंने, m को बाद में लिखा, फिर पाई स्क्वायर लिखा, 4m पाई स्क्वायर, और उसके बाद बाकी बची हुई चीजों को लिख रहा हूं यहां पे r अपॉन टी स्क्वायर। यस, अब ये r अपॉन टी स्क्वायर, इस चीज को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक लॉ की याद आती है जो कि है केपलर्स थर्ड लॉ। यस, केपलर्स थर्ड law. And what is that Kepler's third law? It is t square is directly proportional to r cube. अब आप बोलो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर मुझे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे एक k लिखना पड़ेगा कि नहीं? यस, और उसके बाद यहाँ पे आएगा r क्यूब। अब अगर ये t स्क्वायर अपॉन r क्यूब कर देता हूं तो यहाँ पे सिर्फ बचता है k। ये जो r क्यूब है वो उसने डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में आके। क्लियर? नाउ इस टी स्क्वायर और आर क्यूब को अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो इधर टी स्क्वायर न्यूमरेटर में है, यहां पे ये डिनोमिनेटर में। मेरे को यहां पे आर दिख रहा है, यहां पे आर क्यूब दिख रहा है। मैं इस आर को अभी इस आर क्यूब के जैसे बनाने की कोशिश करता हूं। नाउ अगर मुझे इस आर को इसके जैसा आर क्यूब बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय आर स्क्वायर। यस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर करेंगे, मतलब ये वाली टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय आर स्क्वायर तो ये बन जाएगा आर क्यूब। यस, सो एफ विल बी इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, जो कि जैसे का वैसा लिख दिया, इनटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाय आर स्क्वायर। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यस जरा चेक करो, मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर विल बिकम आर क्यूब, नीचे जो टी स्क्वायर है वो जैसे का वैसा लिख दिया, और ये जो आर स्क्वायर है जो अनटच्ड है, इसको कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो वो आर स्क्वायर जैसे का वैसा रहा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है और यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है। सर ये जो है ना, ये इसका इन्वर्टेंडो अगर हम लोग कर देंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अभी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब सीधा उल्टा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हो गया, ये उल्टा हो गया, आर क्यूब नीचे था, आर क्यूब ऊपर आया, टी स्क्वायर ऊपर था, ये नीचे आ गया। यस, इज इक्वल टू के ऊपर है, अभी 1 अपॉन के हो जाएगा। सो इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो, यस इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। नाउ इसको नंबर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नंबर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, एंड अभी इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जो है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन के। दिस एफ कैन बी रिटन एज 4m पाई स्क्वायर, 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह 1 अपॉन के, एंड बाकी बचा हुआ वैसे का वैसा 1 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ यहां पे चेक करो, एफ इज इक्वल टू, ये देख, ये पूरे के पूरे टर्म की जगह पे मैं कांस्टेंट ये एक वर्ड लिख रहा हूं, और यहां पे 1 अपॉन आर स्क्वायर जैसे का वैसा। ये कांस्टेंट वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट नंबर है, m कांस्टेंट होता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 वो कांस्टेंट होता है नंबर, 1 अपॉन के मीन्स कांस्टेंट, राइट। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, तो बचा क्या, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, देयरफॉर एफ इज, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर इन दोनों को मैं वैसे का वैसे ही लिख देता हूं, एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों को एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर को वैसे ही लिख दिया। नाउ इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह पे आई कैन राइट प्रोपोर्शनलिटी साइन। यस, सो दिस इज हाउ आई came to this final conclusion that f is inversely proportional to square of a mean radius. Done. ये हमारा हुआ इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव, चेक कर लो। अब रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को इमीडिएटली। डिराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमें डिराइव करना था एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसलिए हमने क्या किया, वी हैव कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, वी हैव कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड एंड सर्कल इज ऑफ रेडियस आर, एंड इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, तो F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा, फिर F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहां पे लिखा है मैंने। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा, मैंने m और r को सेम रख करके v की जगह पे 2πr अपॉन t लिखा, एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने लिया है, एंड डिस्टेंस की जगह पे 2πr जो कि सरकमफरेंस है एंड टाइम कैपिटल टी है, तो इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट का मैंने स्क्वायर कर दिया, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आया यार, यहाँ पे टी स्क्वायर आया, फिर ये जो नीचे का आर था वो मैंने यहाँ पे इसी तरह से नॉर्मल वे में लिख दिया। जैसे ये आर और ये ऊपर का आर दिख जाता है, हमने इसको कैंसिल किया, ऊपर सिर्फ एक आर बचेगा अभी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी रीअरेंज किया 4m और पाई स्क्वायर को, नीचे का टी स्क्वायर जैसे का वैसे लिखा, फिर ये आर अपॉन टी स्क्वायर को देख के मुझे केपलर्स थर्ड लॉ की याद आई,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर और आर क्यूब ये दो टर्म्स है और यहाँ पे भी टी स्क्वायर और आर ऐसे कुछ टर्म्स है, इसीलिए मैंने केप्लर्स थर्ड लॉ का ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे के डाल के इक्वल टू साइन ले लिया और आर क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में लाके इज इक्वल टू के सिर्फ रख दिया। नाउ इसको देखने के बाद मेरे दिल किया कि मेरे को इसको इसके जैसा बनाना है, यस, ताकि मैं इसमें के वाला टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकूं। एंड इसीलिए नेक्स्ट स्टेप आई डिड एज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर करने की वजह से क्या हुआ, ये जो ऊपर एक ही आर था, ये पूरे टर्म को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दिया, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बन गया और नीचे का आर स्क्वायर जैसे का वैसे रह गया, बाकी सब टर्म्स जैसे के वैसे। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मैंने 4m पाई स्क्वायर और बाजू में 1 अपॉन के लिख दिया। यस, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह 1 अपॉन के लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यस, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये पूरे टर्म को मैंने कांस्टेंट लिख दिया। क्यों? क्योंकि 4m पाई स्क्वायर 1 अपॉन के ये पूरे सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है। सो एफ को जैसे का वैसे लिखा, 1 अपॉन आर स्क्वायर को जैसे का वैसे लिखा और इस पूरे टर्म की जगह पे कांस्टेंट लिखा। इक्वल टू और कांस्टेंट इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूं प्रोपोर्शनैलिटी साइन, यस, और बाकी एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर जैसे का वैसा। सो हियर वी प्रूव्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट्स सेट, डन।